जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ सर्कुलेशन का, वो है बेसिकली आर्टीरियल पल्सेस पे। तो ये 2 लेक्चर्स मैं इकट्ठे डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये आप देख लें। ये थोड़ा सा क्लिनिकली इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, इनको केयरफुली आपने पढ़ना है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी क्या होती है। Basically, all the vessels are distensible, whether they are veins or the arteries, both are distensible. अब इस नेचर की वजह से ये क्या होता है कि ये एकोमोडेट कर सकते हैं ब्लड को, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज स्मूथ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द वेसल्स। और जो डिस्टेंसिबिलिटी में जो है वेन्स, वो ज़्यादा डिस्टेंडेबल होती हैं एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। सो इनकी डिस्टेंसिबिलिटी क्योंकि ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से इनमें जो ब्लड की जो रिजर्वायर है वो भी, इनके अंदर ब्लड भी ज़्यादा रिजर्वायर फंक्शन होता है वेन्स के अंदर। वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी का यूनिट जो है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम। ये है वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी का यूनिट, कि वॉल्यूम का जो इंक्रीज है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे इन प्रेशर में और ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वास्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी आ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसिबिलिटी अमंग द आर्टरीज एंड वेन्स ये है कि एनाटॉमिकली आर्टरीज की जो वॉल हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, जबकि वेन्स की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और वेन्स जो हैं, जैसे अभी बताया कि दीज आर मोर डिस्टेंसिबल एज कंपेयर टू द arteries, and they are act as a more reservoir function as compared to the arteries. अब जाते हैं vascular capacitance और the vascular compliance. Basically compliance capacitance is equal to increase in the volume divided by the increase in the pressure. Compliance या capacitance of the respective vascular bed जो है, जो भी हो, वो compliance और उसकी distensibility जो है वो different होती है। Whenever there is a vessel which is highly distensible, that has slight volume, it can be less compliant. अब हम आ जाते हैं कि हमारी जो एक्चुअल टॉपिक है उस पे, वो है आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशंस। आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशन, whenever there is the heartbeat, basically the blood is pumped into the arteries. अब जैसे ही ब्लड जो है वो पंप करेगा आर्टरीज में, ये देखें इस डायग्राम में, दिस वन, ये देखें कि हार्ट जो है वो जब भी सिस्टली में होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो पंप करेगा ब्लड को इन द एओर्टा और एक वेव फॉर्म बनेगा। सो व्हेनेवर देयर इज हार्ट बीट और पंपिंग ऑफ द हार्ट, तो ब्लड जो है वो फिल करता है आर्टरीज को। अब ये जो ब्लड है ये फ्लो करेगा सारी प्रिंसिपल आर्टरी से होता हुआ पेरिफेरल वेसल्स की तरफ, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो इकट्ठा ही उसी वक्त फिल कर रहा होता है, कुछ सेकंड्स का डिफरेंस होता है, और इट हैपेंस ड्यूरिंग द सिस्टली। और व्हेनेवर देयर इज हार्ट रिलैक्सेशन, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टली। इन डायस्टली नो सच फिनोमिना या ये जो फ्लो है वो आकर नहीं करता। तो आर्टेरियल प्रेशर पल्सेशन में जो है, ये आप देखें कि सिस्टली इज इंपॉर्टेंट, कि जब भी हार्ट सिस्टली में होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट विल थ्रो द ब्लड इनटू द आर्टरीज और द सर्कुलेशन, एंड ब्लड विल फ्लो इन द वेसल्स। अब इसमें अब ये देखें
कि पहले आपको ये बता दूं, there is two types of pressure. One is called as systolic blood pressure and the other one is the diastolic blood pressure. Systolic blood pressure जो है वो normally young adult में it is about 120 millimeter of Hg. नेक्स्ट लेक्चर में जो है या इससे अगला जो टॉपिक है वो यही है कि जो ब्लड प्रेशर है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, वो जो स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 millimeter of Hg and diastolic pressure is 80 millimeter of Hg in a young adult. And the difference between these two pressures is called as pulse pressure. That is nearly about 40 millimeter of Hg. कि whenever there is, ये देखें कि whenever the pressure is at the top, it is called as systolic blood pressure and it is 120. And when the pressure is at the lowest point, that is called as diastolic blood pressure. और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर. जैसे जैसे पल्स प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, दिस मीन्स के देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस. एक और भी फार्मूला है कि पल्स प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द आर्टीरियल कंप्लायंस. एंड टू मेन फैक्टर्स दैट basically affect the pulse pressure is, number one, these two factors are stroke volume output and the compliance. So pulse pressure is directly proportional to the stroke volume. यानी stroke volume जितना ज्यादा होगा pulse pressure उतना ही ज्यादा होगा, और arterial compliance जितनी ज्यादा होगी pulse pressure उतना ही कम होगा. अगर arterial compliance जो है वो कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आर्टरी की जो compliance है वो कम है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाएगा. सो ऑटोमेटिकली पल्स प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा. अब हम आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द पल्स प्रेशर. उसमें डेफिनेटली यही स्ट्रोक वॉल्यूम है कि जितना स्ट्रोक वॉल्यूम, देखें कि जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा पल्स प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा. यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर वो ज्यादा होगा. सो व्हेनेवर देयर इज मोर स्ट्रोक वॉल्यूम पल्स प्रेशर इज आल्सो मोर. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि व्हेनेवर देयर इज अ ग्रेटर आउटपुट during the systole, whenever there is the great stroke volume output, there will be the great amount of blood pumped out of the from the heart. So greater amount, more amount of blood is accommodated in the arterial system. Whenever there is greater amount of blood is accommodated, there will be the greater rise and fall of the pressure. यानी कि rise का मतलब systolic और fall का मतलब diastolic. जब ये दोनों चीजें ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली पल्स प्रेशर जो है, जो वो के सिस्टली और डायस्टली का डिफरेंस है, वो भी ज्यादा होगा. सो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम पल्स प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड. पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम. Conversely, what happens whenever there is less compliance, so the pulse pressure will be greater because the compliance is inversely proportional to the pulse pressure. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह कि पल्स प्रेशर इन ओल्ड एज राइजेस, डबल हो जाता है पल्स प्रेशर बिकॉज देयर इज द एथेरोस्क्लेरोसिस, रिजिडिटी ऑफ द आर्टरीज. कि जब आर्टरीज की रिजिडिटी हो जाती है तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाता है और पल्स प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, वो नॉन कंप्लायंट हो जाती है, पल्स प्रेशर बढ़ जाता है. दोबारा से बता देता हूं, फिर हम आते हैं पल्स प्रेशर पे कि नॉर्मली एक यंग एडल्ट जो होता है उसका, और ये भी बात बता दूं कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो विद द एडवांसमेंट ऑफ द एज वो भी चेंज होती जाती है, यानी वो बढ़ती जाती है. यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो फिर नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 नहीं 130 हो जाएगा, डायस्टोलिक जो है वो 80 नहीं 85 या 90 हो जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी.
तो हेल्दी यंग एडल्ट यानी अबाउट एवरेज 25 इयर्स ओल्ड, उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो होता है वो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80 millimeter of Hg. And the difference between systolic and diastolic blood pressure is called as pulse pressure. Pulse pressure is actually directly proportional to the stroke volume and inversely proportional to the compliance of the artery. So these two factors are basically involved or affect the pulse pressure, stroke volume and the arterial compliance. Whenever there is increase in the stroke volume, pulse pressure will be increased. Whenever there is decrease in the stroke volume, what is stroke volume? Pumping of the blood during each beat, then the pulse pressure will be decreased. And whenever there is increase in the arterial compliance, pulse pressure will be, arterial compliance जब ज्यादा होगी तो pulse pressure जो है वो कम हो जाएगा, and vice versa. और ओल्ड एज में पल्स प्रेशर ज्यादा हो जाता है ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द अथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द आर्टरीज. पल्स प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है. अब हम आते हैं टुवर्ड्स द एबनॉर्मल पल्सेस. देयर आर, आप मेडिसिन में भी पढ़ेंगे कि बहुत सारी पल्सेस जो हैं वो एबनॉर्मल है. उनमें से कुछ हम ये डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज पल्सेस अल्टरनेंस. In this pulse, basically, the strength of the pulse alternatively increases with each heartbeat. Basically one heartbeat, and decreases with the next. कि जब एक बीट आएगी तो पल्स का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, और जब दूसरी बीट आएगी तो पल्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी. Whenever we palpate the radial artery, जब हम रेडियल आर्टरी को पल्पेट करते हैं तो यूजुअली जो होती है, जो पल्स का जो वॉल्यूम है, जो स्ट्रेंथ है, वो सेम होती है. लेकिन अगर वो फील हो रही हो कि एक बीट तो स्ट्रांग है, वो जो है ठक करके स्ट्रांगली जो फिंगर को लग रही है डॉक्टर की, और दूसरी जो है वो स्लोली स्ट्राइक कर रही है, तो इसको हम कहते हैं पल्सेस अल्टरनेंस. ये बेसिकली जब भी वेंट्रिकल्स एनलार्ज्ड हो जाए उस कंडीशन में होती है. ये है पल्सेस अल्टरनेंस. इसके और भी कॉजेज हैं. ये देखें पल्सेस अल्टरनेंस कि एक जो बीट है वो स्ट्रांग है और फिर एक बीट वीक है, एक स्ट्रांग है और एक वीक है, और ये अल्टरनेट कर रही है. ये अनलार्ज्ड वेंट्रिकल यानी कि अनलार्ज्ड, जब भी लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाता है, डायलेटेड हार्ट हो जाता है, उसमें ये आ सकती है. डिहाइड्रेशन में आती है, टाइफाइड फीवर में आ सकती है, कार्डियोमायोपैथी जो डायलेटेड है उसमें तो आती है, और कार्डियक टेम्पोनेट इसमें ये आती है. तो देयर इज द अल्टरनेट पल्स, वन beat is strong and the other is the weak. This is called as pulses alternans. So whenever a patient comes to you and you palpate his or her pulses and you feel that there is the difference in the beat, different beats are different that are alternating. There is the alternate of strong and weak beat. So you should make one differential diagnosis. First of all, dilated ventricles. Dilated ventricles can be in left ventricular failure. In your practice, you will see a lot of patients with congestive cardiac failure or left ventricular failure that will present with the shortness of breath, orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea. रात को सोते हैं तो एकदम उठ के बैठ जाते हैं कि सांस नहीं आता, सीधे लेट नहीं सकते. अगर वो उठ के बैठ जाएं सेमी सिटिंग पोजीशन या सिटिंग पोजीशन में, तो तब उनको सांस सही आता है. तो ये जो बेसिकली ये क्लिनिकल फीचर्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के. तो पल्सेस अल्टरनेंस जो है वो आपके जहन में डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाएगी कि ये पेशेंट जो है इसके वेंट्रिकल्स एनलार्ज हैं, डायलेटेड हैं, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से भी हो सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी हो सकता है जिसका कोई इलाज नहीं है. कार्डिक मायोपैथी का जो पेशेंट है उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. कार्डियोलॉजिस्ट जो है बस पेशेंट उसको पास आता है तो वो बस एक आध की दवाई इधर उधर की और बस वो कहता है कि दवाई करें. इसके अलावा डिहाइड्रेशन, टाइफाइड फीवर और
कार्डियक टेम्पोनेट जो है, इनमें भी पल्सेस अल्टरनेंस होती है. सेकंड वन इज पल्सेस पैराडॉक्सिस. Pulsus paradoxus. This is also an abnormal pulse. Whenever there is an abnormally large decrease in the stroke volume, of stroke volume, systolic blood pressure, and especially during the inspiration, the normal fall in pressure is less than 10 millimeter of Hg. तो इसको जब ये ज्यादा हो जाएगा 10 मिलीमीटर ऑफ Hg से फॉल, तो इसको हम कहते हैं पल्सेस पैराडॉक्सिस. यानी कि सिंपली हम इसको ये कह सकते हैं कि whenever there is decrease या weak pulse during the inspiration, that is called as pulsus paradoxus. नॉर्मली अगर आप डीप ब्रेथ कराएं पेशेंट को या किसी पर्सन को, तो जब वो इंस्पायर करेगा तो क्या होगा कि जो पल्स का जो वॉल्यूम है ना, जो पल्स का जो प्रेशर है, जो नॉर्मल फॉल, जो पल्स के जो प्रेशर ऑफ द पल्स है, वो नॉर्मली लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. ये नॉर्मल होता है. लेकिन अगर ये जो फॉल है ये 10 मिलीमीटर ऑफ Hg से ज्यादा हो जाए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, देन इट इज कॉल्ड एज पल्सस पैराडॉक्सिस. इसकी कॉजेज ये: अक्यूट एस्थमा में, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में, सीओपीडी में, पेरिकार्डाइटिस, टेंशन निमोथोरैक्स और कार्डियक टेम्पोनेट. कार्डियक टेम्पोनेट ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें पल्सस पैराडॉक्सिस हो सकती है. कि अब ये देखें ना कि अगर टेंशन निमोथोरैक्स है कि देयर इज द एयर निमोथोरैक्स, तो जब भी इंस्पायर करेंगे तो पल्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा. पेरिकार्डाइटिस, कार्डिक टेम्पोनेट, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, और दो कंडीशंस जो हैं सीओपीडी और एस्थमा, इनमें पल्सस पैराडॉक्सिस होता है. और तीसरी जो लंग्स की है वो है टेंशन निमोथोरैक्स. ये तीन कंडीशंस जो हैं ये लंग्स की हैं, और ये तीन कंडीशंस जो हैं ये हार्ट से रिलेटेड है. यानी कि एस्थमा, सीओपीडी, टेंशन निमोथोरैक्स, पेरिकार्डाइटिस, कार्डिक टेम्पोनेट एंड कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ये जो है these are the causes of the pulsus paradoxis. Pulsus deficit, this is again another abnormal pulse in which there are two beats के दो बीट जो है वो इतने क्लोजली आ जाती हैं कि वो फील ही नहीं होती कि ये सेकंड बीट जो है वो फील ही नहीं होती. और ये होती है जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है, उसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन. उसमें पल्सेस डेफिसिट होता है कि पल्स आपको फील ही नहीं होती. दो, या सिंपली आप कह सकते हैं एक बीट जो है वो मिस हो जाती है एएफ में, एट्रियल फिब्रिलेशन में. और एट्रियल फिब्रिलेशन में ईसीजी पे पी वेव एब्सेंट होती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एएफ का, कि उसमें पी वेव जो है वो एब्सेंट हो जाती है. इसके अलावा पल्सेस डेफिसिट की जो कॉजेज हैं वो है मल्टीपल एट्रियल एट्रोफी या मल्टीपल वेंट्रिकुलर एट्रोफी और एक्टोपिक बीट. दीज आर द causes of the pulses deficit. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट्रियल फिब्रिलेशन का भी पेशेंट काफी होता है कि whenever there are missed beat, या दो बीट इकट्ठी इतने क्लोज आ जाती हैं कि एक बीट जो है वो मिस हो जाती है ऑन palpation. तो दिस इज कॉल्ड एज pulses deficit. Pulses deficit. And the most common condition with pulses deficit is AF, atrial fibrillation, P wave absent on the ECG. Now comes the other abnormal pulse, that is called as water hammer pulse या collapsing pulse भी इसको कहते हैं. इसमें ये होता है कि pulse pressure is high because there is the fall in the diastolic pressure. तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये collapsing pulse है. कि systolic blood pressure जो है वो तो है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है.
जब वो बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा तो ऑब्वियसली सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इज द पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से सिस्टोलिक प्रेशर आ रहा है लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर वो नीचे जा रहा है। सपोज करते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 110 है और डायस्टोलिक प्रेशर 40 पे आ गई, तो हमारे पास 70 का डिफरेंस आ गया। पल्स प्रेशर नॉर्मली तो 40 है, तो ये पल्स प्रेशर ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द फॉल इन द डायस्टोलिक प्रेशर। सो दिस इज कॉल्ड एज कोलैप्सिंग पल्स, और इसकी जो कॉमन काज है वो ए आर है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन। ये आप देखें कि ये है नॉर्मल पल्स और ये है वाटर हैमर या कोलैप्सिंग पल्स, जिसमें डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो ज्यादा फॉल कर गया। नाउ कम्स द थ्रेडी पल्स। ये है थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स जो बहुत वीक पल्स होती है, इसमें क्या होता है कि जो पल्स प्रेशर जो है वो इतना यानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीजेस, जिसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं, यानी एक नाम से भी थोड़ा सा ज़हन में कंसेप्ट आता है थ्रेड टाइप के, ये बहुत वीक पल्स होती है। और ये जो पेशेंट जो होते हैं ना, जो शॉक में जा रहे होते हैं, उन पेशेंट्स में ये बड़ी वीक सी, ऐसे ही बस हल्की सी आपको फील होगी पल्स, इसको हम कहते हैं थ्रेडी पल्स। ये देखें, ये है नॉर्मल पल्स और दिस वन इज द थ्रेडी पल्स, बड़ी वीक पल्स। शॉक का पेशेंट जो होता है उसमें ये होती है। अब ये डिफरेंट प्रेशर्स हैं, ये देखें कि सबसे ऊपर वाले ये देख लें, चलें, ये नॉर्मल पल्स है कि ये डायस्टोलिक पे ये प्रेशर 80 है, सिस्टोलिक पे 120 है। अथीरोस्क्लेरोसिस में अब क्या होगा कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दोनों प्रेशर भी बढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा ये बढ़ गया, तो ये अथीरोस्क्लेरोसिस, जब वेसल जो है वो रिजिड हो जाती है। एएस एओर्टिक स्टीनोसिस में ये देखें कि ये सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा सा फॉल करेगा। इसी तरह पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो कंजेनिटल डिजीज है, इसमें भी ये देखें कि प्रेशर जो है वो इस तरीके से। और एआर एओर्टिक रिगर्गिटेशन में ये अभी हमने वो ये वाला देखें कि ये आ गया एओर्टिक रिगर्गिटेशन, जिसमें कोलैप्सिंग पल्स होती है, वाटर हैमर पल्स होती है, कि जिसमें एओर्टिक रिगर्गिटेशन में होती है ये वाली, दिस इज द एओर्टिक रिगर्गिटेशन, उसमें पल्स जो है वो ऐसे होती है। अब ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर पल्सेस टू द पेरिफेरल एरियाज, whenever there is the ejection of the blood into the aorta during systole, तो जो एओर्टा होता है ना, एओर्टा वो डिस्टेंड कर जाता है, असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा और फिर डिसेंडिंग एओर्टा। क्योंकि ब्लड का इनर्शिया होता है, इट प्रिवेंट्स द सडन ब्लड मूवमेंट ऑल द वे टू द पेरिफेरी। सो राइजिंग द प्रेशर इन द प्रॉक्सिमल एओर्टा रैपिडली ओवरकम दिस इनर्शिया ऑफ द ब्लड, और फिर एक वेव जनरेट होती है, डिस्टेंशन होती है इन द एओर्टा, तो एक वेव जनरेट होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर पल्स इन द आर्टरीज, ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर पल्स इन द आर्टरी। ये देखिए, इनिशियली ड्यूरिंग द सिस्टली ये ब्लड पंप हुआ असेंडिंग एओर्टा, ये प्रॉक्सिमल एओर्टा में, अब प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो ये ब्लड आगे ये जाएगा, और एक जो पल्स, ये जो वेव है वो यहाँ पे जनरेट होगी, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पल्स इन द आर्टरी, ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर पल्स इन द आर्टरीज। ये देखें कि ये दिस इज द सिस्टोल, ये डायस्टोल, ये प्रेशर्स, ये टाइम एंड सेकंड्स है। ये देखिए कि ये मुख्तलिफ आर्टरीज में ये जो पैटर्न है वो दिखाए गए हैं। एओर्टा में ऐसे होगा ये पैटर्न, ये चलता जा रहा है, फेमरल आर्टरी में ये है, और जैसे जैसे ये आर्टेरियल्स होती जाएंगी तो ये प्रेशर सिस्टोली डायस्टोली के दरमियान कम होता जाएगा।
अब आ जाते कि velocity of the pressure pulse transmission in normal aorta is 3 to 5 meter per second. In large arterial branches is 7 to 10 and small में 15 से 35 मीटर पर सेकंड होता है. Greater the compliance of each vascular segment, the slower the velocity. So the slower transmission in the aorta and much faster transmission in much less compliant small distal artery. कि जब कंप्लायंस कम होगी तो ट्रांसमिशन फास्ट होगी. और जाता है चेंजेस इन द पेरिफेरल पल्स रिकॉर्ड. अ पल्स वेव मूव फ्रॉम द एओर्टा टू द पेरिफेरी. जब भी एक पल्स वेव जो है वो हार्ट से एओर्टा, एओर्टा में एक पल्स वेव जनरेट हो गई, ब्लड जब उसमें आ गया, तो अब ये जो है जैसे ये मूव एओर्टा से बाकी सारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पेरिफेरी की तरफ जाएगी, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे. नंबर वन तो ये है कि एन एक्रोटिक लिम्ब जो है वो टॉलर हो जाएगा बिकॉज सिस्टोलिक प्रेशर इज हाई. ये देखिए, ये है एन एक्रोटिक लिम्ब, ये वाला, दिस वन, ये हाई हो जाएगा क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है. नंबर वन. नंबर टू, इंसिजूरा बिकम लेस नॉच्ड. दिस इज इंसिजूरा, ये है इंसिजूरा, ये लेस नॉच्ड होगा. Number three, the contour of the pulse changes. And number four, the pulse becomes more and more damped and it is absent in the capillary circulation. ये देखिए कि जैसे जैसे, ये देखिए ये इंसिजूरा, ये देखिए ये इंसिजूरा शार्प हो गया, और जैसे जैसे ये कैपिलरीज आर्टेरियोल्स और फिर कैपिलरीज की तरफ जाता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, तो ये मोर एंड मोर डैम्प होता जाएगा. ये है चेंजेस इन द पेरिफेरल पल्स रिकॉर्ड. डैम्पिंग ऑफ द प्रेशर पल्स इन द स्मॉलर आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज. इसमें भी यही है कि टिपिकली चेंजेस अकर होंगी प्रेशर पल्स में जब भी पल्स जो है वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम द मेन आर्टरीज टू द पेरिफेरल आर्टरीज. ये देखें कि इसमें यही देखें कि ये जो लोअर थ्री है इनमें ऐसा आहिस्ता जो स्मॉलर आर्टरीज हैं उनमें जो है ये पल्स जो है वो फ्लैटन होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो ये है चेंजेस इन द पेरिफेरल आर्टरीज. Damping of pressure pulses, this progressive diminution of the pulsations in the periphery is called as damping in the pressure pulse. ये दो तरह इसकी वजूहात हैं. एक तो रेजिस्टेंस होती है वेसल्स के अंदर और दूसरी होती है कंप्लायंस. जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ही जो पल्स है उनका प्रेशर जो है उसकी डैम्पिंग ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. और फिर कंप्लायंस है, तो ये दो चीजें डैम्पिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर होगी. अब ये जो कंप्लायंस है, इट डैम्प्स द पल्सेशन बिकॉज द मोर कंप्लायंट वेसल्स द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड एट द पल्स वेव टू कॉज द प्रेशर. देयरफॉर, सो क्या होगा कि डिग्री ऑफ डैम्पिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस टाइम्स द कंप्लायंस. तो ये है डैम्पिंग ऑफ द जो है प्रेशर पल्सेस. उनको दो फैक्टर्स जो हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस और दूसरी है वेसल्स की कंप्लायंस. तो ये है हमारा आज का लेक्चर आर्टेरियल प्रेशर पल्सेशंस का कि ये हो गए सिस्टली डायस्टली. पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और यही दो चीज़ें जो हैं वो पल्स प्रेशर पे इफेक्ट करती हैं, बेसिकली कंप्लायंस और स्ट्रोक वॉल्यूम. अब नॉर्मल पल्सेस हमने पढ़ा, पल्सेस अल्टरनेंस ड्यू टू एनलार्ज वेंट्रिकल्स होती है जिसकी डिफरेंट कॉजेज हैं. पल्सेस पैराडॉक्सिस, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अगर पल्स जो है वो उसका प्रेशर जो है फॉल कर जाए मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ एच जी, दैट इज कॉल्ड एज पल्सेस पैराडॉक्सिस. ये एस्थमा, सीओपीडी, टेंशन निमोथायरैक्स, पेरिकार्डाइटिस, कार्डिक टेम्पोनेट और सीसीएफ में होती है पल्सेस पैराडॉक्सिस. पल्सेस डेफिसिट ये एट्रियल फिब्रिलेशन में होती है कि मिस्ड बीट भी इसको हम कहते हैं. और वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स जो है वो एओर्टिक रिगर्गिटेशन में होती है कि इसमें डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोलैप्सिंग पल्स. थ्रेडी पल्स जो है ये शॉक में होती है, दिस इज वेरी वीक पल्स, ये शॉक में होती है.
तो अब फिर ट्रांसमिशन ऑफ द पल्स उसके लिए यही एक डायग्राम काफ़ी है कि जो पल्सेस हैं उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। और फिर जैसे-जैसे ये पल्स जो है पेरिफेरी की तरफ जाती जाती हैं तो इनकी जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।